हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी के वाई युवराज दोस्तों। और साथ साथ में भारतीय राज्यों के प्रति वित्तीय नीति के पार्ट 4 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। भारतीय राज्यों के प्रति वित्तीय नीति का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है और आज पार्ट 4 है। तो दोस्तों हम कल बहुत सारी जानकारी देखे थे, आज भी बहुत सारी जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो कल पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें कल की कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अब क्या था, अब जो अंग्रेज थे वह व्यापार पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकदम तैयार थे। तो आज जाएंगे व्यापार करने ना। तो 1601 में उनकी यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? 1601 ईस्वी में उनकी समुद्री यात्रा शुरू होती है। किसकी? जो कंपनी थी उसकी क्या होती है? उसकी समुद्री यात्रा दोस्तों शुरू होती है। और फिर वह कहाँ पहुंचते हैं? वह दोस्तों इंडोनेशिया पहुंचते हैं। भारत नहीं पहुंचते हैं, भारत के साथ व्यापार करना है ना, परंतु वो भारत नहीं पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं इंडोनेशिया। कहाँ पहुंचते हैं? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में वह 1601 से 1603 ईस्वी तक वहां इंडोनेशिया में क्या करते हैं? इंडोनेशिया में दोस्तों अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। तो समझ में आ गया कि 1601 में उनकी यात्रा शुरू होती है और वह 1601 से 1603 ईस्वी तक वह इंडोनेशिया में अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। अब 1604 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने हॉर्मुज पोर्ट छीना पुर्तगालियों से दोस्तों उन्होंने हॉर्मुज पोर्ट इन्होंने छीन लिया अंग्रेजों ने। दोस्तों फिर से विश्वास हो गया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही आसान है। पहले तो जहाजी बेड़ा को रहा है ना, फिर विश्वास हो गया उनको व्यापार करना सरल है। फिर उन्होंने पुर्तगालियों से हॉर्मुज पोर्ट छीना, फिर उन्हें विश्वास हो गया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही आसान और सरल है। अब आए भारत, हॉर्मुज पोर्ट को छीना। फिर 1608 ईस्वी में दोस्तों वह भारत आए और 1608 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापना की। क्या की? व्यापारिक कोठी की स्थापना की दोस्तों उन्होंने भारत के सूरत में 1608 ईस्वी में। अनुमति किसने दी? क्या भारत जो राजा थे दोस्तों भाई क्या उन्हें कोठी स्थापित करने की अनुमति देंगे? तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि अनुमति किसने दी थी। सूरत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी वह जानने से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो जहां से अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, वहां क्या स्थिति थी, है ना। तो एलिजाबेथ जो रानी थी वहां की, वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1603 ईस्वी में। जब वह इंडोनेशिया में रह रहे थे, अंग्रेज अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे, उसी टाइम पर 1603 ईस्वी में दोस्तों महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। अब कोई तो राजा बनेगा और, है ना, तो वहां का राजा बनता है राजा जेम्स प्रथम। कौन बनता है वहां का राजा? वहां का राजा बनता है, ब्रिटेन का राजा बनता है दोस्तों राजा जेम्स प्रथम। तो समझ में आ गया कि एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में हुई थी, फिर राजा बना राजा जेम्स प्रथम। और 1608 में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना की, जिसकी अनुमति किसने दी? जिसकी अनुमति दोस्तों जहांगीर ने दी। तो दोस्तों अब सूरत में व्यापारिक कोठी की अनुमति किसने दी, कैसे दी, डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों जो ब्रिटेन का राजा था राजा जेम्स प्रथम, उसने कैप्टन हॉकिंस को पत्र के साथ भारत भेजा। हम अनुमति की बात पढ़ रहे हैं कि अनुमति कैसे मिली उन्हें व्यापारिक कोठी स्थापित करने की। तो कैसे मिली दोस्तों कि राजा जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को एक पत्र के साथ दोस्तों भारत भेजा। और भी तो जा सकता था,
है ना। कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों राजा जेम्स ने प्रथम ने भेजा? तो जो कैप्टन हॉकिंस था दोस्तों, वह क्या था, वह तुर्की और फारसी का ज्ञानी था। मतलब कि कैप्टन हॉकिंस को दोस्तों तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं आती थी अच्छे से, तो इसलिए वह भारत गया था। और भारत में वह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस दोस्तों 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। फिर वहां दोस्तों जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर के सामने ऐसे फटाफट तुर्की और फारसी भाषा में बात करने लगा। जो जहांगीर तो वो खुश हो गया कि ये तो अपना ही आदमी अपनी भाषा बोल रहा है, एकदम खुश हो गया। उसने क्या किया, उसने 400 का मनसब दे दिया, साथ साथ में एक जागीर भी दे दी, और साथ साथ में उसे कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खा की उपाधि भी दे दी। क्यों? क्योंकि कैप्टन हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा जानता था, इसलिए जो जहांगीर था वह उनसे प्रभावित हो गया, उनसे खुश हो गया, इसलिए ये सभी उन्हें कैप्टन हॉकिंस को दे दिया। और अनुमति भी दे दी, कोठिया जो भी कैप्टन हॉकिंस से अनुमति मांगी होगी वो अनुमति जहांगीर ने दे दिया, है ना। फिर क्या हुआ, रद्द भी कर दिया। जहांगीर क्या कर दिया, रद्द भी कर दिया। क्यों? जो पुर्तगाली थे, जो कि अंग्रेजों से पहले ही वो भारत में व्यापार कर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने विरोध किया कि हम पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, ये कहां से आगे बीच में, है ना। तो उन्होंने पुर्तगालियों ने विरोध किया और जहांगीर को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने जो अनुमति दी थी कैप्टन हॉकिंस को वह रद्द करना पड़ा। जैसे जो अंग्रेज थे दोस्तों वह आग बबूला हो गए कि हम तो कैप्टन हॉकिंस को इतनी तुर्की और फारसी भाषा सिखाकर जहांगीर के पास बहुत मुश्किल से भेजे थे, और जहांगीर खुश भी हो गया था, और उसने साथ साथ में 400 का मनसब, एक जागीर और एक उसे इंग्लिश खा की उपाधि भी दे दी थी, और तो उन्हें व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति भी दे दी। परंतु इन पुर्तगालियों के वजह से पूरा खेल समाप्त हो गया। फिर क्या, अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध की तैयारी करो। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब युद्ध होगा भीषण। किन किन के बीच में? अंग्रेजों के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में दोस्तों क्या होगा, इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होगा। कब? 1611 में। फिर 1611 में क्या हुआ, 1611 में दोस्तों हॉकिंस वापस चले गए। जो कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि जहांगीर को प्रभावित करने के लिए आए थे, वह कैप्टन हॉकिंस वापस जहां से आए थे, मतलब ब्रिटेन से आए थे, वहीं वापस चले गए दोस्तों। तो समझ में आ गया। अब देख लेते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, कौन पराजित हुए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे दोस्तों 1611 में युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 1611 ईस्वी में क्या हुआ, 1611 ईस्वी में दोस्तों युद्ध हुआ। किनके बीच में? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए और अंग्रेज विजय रहे। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सा युद्ध? तो लड़ा गया सुवाली का युद्ध, जिसका नाम था सुवाली का युद्ध। सुवाली का युद्ध लड़ा गया दोस्तों अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और पुर्तगाली पराजित हुए। समझ में आ गया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने दोस्तों मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। क्या खोली? मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोली, और साथ साथ में उन्होंने 1613 ईस्वी में क्या किया, 1613 ईस्वी में सूरत की कोठी, जो कि पहले बंद हो चुकी थी दोस्तों, वह सूरत की कोठी तो वह स्थायी रूप से फिर से चालू कर दी गई। तो समझ में आ गया कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच सुवाली का युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए, अंग्रेज जीत गए,
अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में एक अपनी फैक्ट्री खोली और 1613 में सूरत की कोठी को स्थायी रूप से चालू करवा दिया। फिर आया सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में दोस्तों सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने आया। कौन? सर टॉमस रो। जहांगीर खुश हो गया। क्या होगा? जहांगीर दोस्तों खुश हो गया। जैसे हॉकिंस आया था हुआ था ना खुश, पुर्तगालियों को जैसे खेल खत्म हो गया था, परंतु फिर सर टॉमस रो आया, तब भी जहांगीर दोस्तों उनसे खुश हो गया और सर टॉमस रो को अपना माननीय राजदूत बनाया। क्या बनाया? सर टॉमस रो को दोस्तों जहांगीर ने अपना खुद का एक माननीय राजदूत बनाया। और इस माननीय राजदूत मतलब कि सर टॉमस रो को अजमेर, मांडे और इलाहाबाद को नियंत्रित करने का आदेश दे दिया। मतलब कि सर जहांगीर ने अजमेर, मांडे और इलाहाबाद को सर टॉमस रो के अंडर में दे दिया कि अब तुम संभालो, तुम्हारा है ये सब। तो क्या करेंगे? जो सर टॉमस रो है अजमेर और मांडे इलाहाबाद पर का संरक्षण करेंगे। तो समझ में आ गया कि जहांगीर पुनः खुश हुआ और उसने सर टॉमस रो को अजमेर और मांडे इलाहाबाद को नियंत्रित करने का उनके सर टॉमस रो के अंडर में दे दिया सब कुछ। और फिर दोस्तों सर टॉमस रो 1618 तक भारत में रहा और 1600 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया गया। कहाँ? जहां से वह आया था, मतलब कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन उसे वापस बुला लिया। 1619 ईस्वी में ब्रिटेन वापस उन्हें बुला लिया गया दोस्तों। तो आपको सब समझ में आ गया हो दोस्तों, क्योंकि हमने रिवाइज भी कर लिए हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए और जल्दी होए और अभी के अभी होए। तो समझ में आ गया हो दोस्तों। तो अब पुर्तगालियों की आगे अंग्रेजों के बारे में आगे देख लेते दोस्तों। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों की फैक्ट्री दोस्तों सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में खुल चुकी थी। मतलब कि जो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वह सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में स्थापित हो चुकी थी 1623 ईस्वी से तक। अब जो सूरत था उसको क्या बनाया? जो सभी फैक्ट्रियां थी उन सभी फैक्ट्रियों का एक मुख्यालय बनाया गया। कहाँ बनाया गया? सूरत में दोस्तों एक मुख्यालय बनाया गया। इन सभी फैक्ट्रियों का एक मुख्यालय होना चाहिए ना, तो वह मुख्यालय सूरत में बनाया गया। समझ में आ गया? कहाँ बनाया गया? सूरत में। तो अब उत्तर भारत में तो पूरा उनका अधिकार हो गया। अब वो जाएंगे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में चलते हैं। वह दक्षिण भारत में 1640 में मद्रास की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मद्रास की स्थापना करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत में। और उसे सुदृढ़ करने के लिए, मद्रास को सुदृढ़ करने के लिए वहां एक दुर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वह एक दुर्ग बनाते हैं जिसे हम सेंट जॉर्ज दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट जॉर्ज दुर्ग हम उसे कहते हैं। तो समझ में आ गया। और 1651 को बंगाल में व्यापार का विस्तार होता है। क्या होता है? 1651 ईस्वी को दोस्तों बंगाल में व्यापार का विस्तार होता है, उसमें वृद्धि होती है। फिर दोस्तों ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक फैक्ट्री खोली। कहाँ फैक्ट्री खोली? दक्षिण भारत में फैक्ट्री खोली। किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में। कहाँ? हुगली, पटना, राजमहल और कासिम बाजार। हुगली, पटना, राजमहल और कासिम बाजार पर अपनी फैक्ट्रियां खोली दोस्तों ब्रिजमैन के नेतृत्व में। तो आपको समझ में आ गया होगा 1623 में अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर। दक्षिण भारत में 1640 में मद्रास की स्थापना की गई। उसे सुदृढ़ करने के लिए दुर्ग बना जिसका नाम था सेंट जॉर्ज दुर्ग। और बंगाल में व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रिजमैन के नेतृत्व में फैक्ट्रियां खोली हुगली, पटना और राजमहल और कासिम बाजार में दोस्तों। तो आपको ये इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों
तो अब अंग्रेजों के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों 1667 में औरंगजेब ने बंगाल के लिए एक फरमान जारी किया। क्या किया? फरमान जारी किया। किसने? औरंगजेब ने बंगाल के लिए फरमान जारी किया 1667 ईस्वी में। फिर क्या हुआ 1668 ईस्वी में दोस्तों? क्या हुआ? विवाह। किसका? अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह है दोस्तों पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ। क्या हुआ? उनका विवाह हुआ। चार्ल्स द्वितीय का और राजकुमार कैथरीन का, इन दोनों का विवाह हुआ। फिर दहेज में क्या दिया गया? पुर्तगालियों ने दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दिया। मुंबई या बम्बई एक ही है। तो पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या दिया? मुंबई दिया। फिर क्या किया? चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। किसे दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पौंड वार्षिक किराए पर। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने, जो कि मुंबई, जो कि वह पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। अब 1669 में दोस्तों मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को गेराल्ड अंगियार को दे दिया। क्या दे दिया? गेराल्ड अंगियार को दे दिया। मुंबई को अच्छा बनाने के लिए, उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने गेराल्ड अंगियार को दे दिया। कब? 1669 में। और 1669 से 1667 तक आधुनिक मुंबई की स्थापना की गई। किसने? गेराल्ड अंगियार ने 1669 से 1667 तक आधुनिक, मतलब उसको अच्छा खासा बनाया, सुंदर बनाया, मुंबई की स्थापना की। इसलिए गेराल्ड अंगियार को कहते हैं? गेराल्ड अंगियार को दोस्तों आधुनिक मुंबई का संस्थापक कहते हैं। आधुनिक मुंबई का संस्थापक इन्हें कहते हैं। और गेराल्ड अंगियार 1669 से 1667 तक मुंबई के गवर्नर भी बने रहे। क्या थे? गवर्नर भी थे। तो समझ में आ गया हो दोस्तों। 1687 में दोस्तों पहले सूरत था इनका मुख्यालय, परंतु वह अब मुंबई को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? मुंबई को बना दिया गया। पहले कहाँ था? सूरत में था, परंतु अब मुंबई में बना दिया गया दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। 1667 में जब बंगाल के फरमान जारी किया, विवाह हुआ चार्ल्स द्वितीय का राजकुमारी कैथरीन के साथ, और मुंबई में दहेज मुंबई दिया और 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय ने। और मुंबई गेराल्ड अंगियार को दिया, जिस सूरत को मुंबई को अपने मुख्यालय बनाया गया। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, और कल हम अंग्रेजों के बारे में दोस्तों आगे पढ़ेंगे। अभी अंग्रेज पूरे नहीं हुए हैं दोस्तों, तो अंग्रेज अभी टॉपिक जो अंग्रेज पूरा नहीं हुआ है, तो पुर्तगाली हो गए हैं, डच भी हो गए हैं दोस्तों, और हम अंग्रेज पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों हाँ, अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और अपने दोस्तों और वीडियो को लाइक करें। और आप हमें इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपके लिए इतना धन्यवाद। आप शेयर भी कर रहे हैं वीडियो को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय जय भारत।